कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग आईसीएससी के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या होता है, हम इस टॉपिक को आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वर्क क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग से। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि वर्क होता क्या है। हम जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में वर्क या फिर काम जिसे कहते हैं वो क्या है कि अगर मान लीजिए मैं दिन भर बैठ के पढ़ाई करता हूँ तो क्या है, वो एक वर्क हो गया। या फिर कोई ऑफिस में बैठ के अपने टेबल पे दिन भर जो है वो काम कर रहा है तो उसके लिए वर्क है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में उसे वर्क नहीं माना जाएगा। फिजिक्स की भाषा में या फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्क की डेफिनेशन है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि द वर्क इज said to be done when a force acting on a body creates a displacement in the direction of force। क्या है कि वर्क हम तब मानेंगे कि वर्क हुआ जब अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो उस फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट होता है उस बॉडी में, तब हम मानेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हुआ है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, इसका मास m है, तो इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन आएगा। जब भी फोर्स लगता है कुछ एक्सेलरेशन आता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी में या फिर इसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा। तो हम इनिशियली मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कुछ वेलोसिटी अगर इसमें कुछ चेंज आता है तो इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन आया है। F = m × a होता है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसको। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है दूसरी वेलोसिटी v के साथ मूव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस बीच में इतना बड़ा इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। तो इसी डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स के मल्टीप्लिकेशन से, इसके प्रोडक्ट से जो हमको क्वांटिटी मिलती है उसी को हम वर्क डन कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये यहाँ पर जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हमेशा इस फोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पर कोई वर्क डन हुआ है। अदरवाइज हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पर कोई वर्क डन हो रहा है। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, अपवर्ड्स हो रही है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग हो गई, जिस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन = 0। यानी कि यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा यहाँ पर हमको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलना चाहिए, या फिर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर हम इस चीज को और ज्यादा हम समझने की कोशिश करें मैथमेटिकली, तो वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W। और ये जो वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, यानी कि फोर्स को जब भी हम लगाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर जो है डायरेक्शन होती है। हम किसी एक डायरेक्शन में फोर्स को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जब लगेगी तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, और
ये वर्क जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और किस डायरेक्शन में होती है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन में है। तो यहां पर देखिए फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे इस डायरेक्शन में हो, तो ये कौन सा कंपोनेंट, यहां पर मान लीजिए वेक्टर का जब हम कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक चूंकि पढ़े नहीं है, क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि कोई भी वेक्टर जब अप्लाई होता है इस तरीके से, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ठीक है, और वाई एक्सिस का मतलब है कि वर्टिकल के अलोंग, ठीक। तो यहां पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल है वो थीटा है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है और उस पर एक कोई फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाया जाता है, कि मान लेते हैं ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया, जो कि यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम मान लेते हैं कि थीटा है। तो उस केस में ये वाला हम यहां पर इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो उस केस में अगर हम इस डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें, तो हम इसको दो तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं ABC, ठीक। हमको पता है हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, F के इक्वल है, और यहां पर जो आपका ये वाला साइड है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है जो कि है AC। तो हमको पता है कि बेस के लिए जब भी हमको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, cos थीटा का यूज करते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां पर बेस की वैल्यू हमको नहीं पता, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको यहां पर दी हुई है, वो किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो यहां से बेस इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि F जो फोर्स लगाया जाएगा वो तो कांस्टेंट होगा, यानी कि AC किस पे डिपेंडेंट है, इस थीटा की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, और थीटा भी कौन सा, cos, कोसाइन ऑफ थीटा। तो इस कोसाइन ऑफ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन इज also proportional to the value of cos theta। cos theta की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी यहां पर बेस की वैल्यू, यानी कि जिस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। या फिर हम वेक्टर का ही यहां पर एक और जो एग्जांपल है उसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जब हम यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, F डॉट S। अब देखो बच्चों, वर्क जो है आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो ये कभी नहीं कहा जाता। इसका मतलब क्या है कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब यहां पर ये जो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनके डॉट प्रोडक्ट से बनने वाली जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है KFS। इस K की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, और इसकी वजह से यहां पर वर्क डन जो होगा वो F डॉट S के इक्वल होगा। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, FS cos थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप इस तरीके से यहां पर भी समझ सकते हैं, और या फिर जो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्म है, ठीक है, आप उससे भी समझ सकते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आएगा, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, और अभी आपको बताया कि फोर्स की डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
उसकी डायरेक्शन में हम फोर्स का कंपोनेंट तो निकाल सकते हैं, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वहां से हम ये चीज पता कर सकते हैं कि टोटल जो है यहां पर वर्क डन कितना हुआ है। दो चीजें हैं यहां पर, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, एक बार और इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। यहां पर थोड़ा सा गंदा ज्यादा हो गया। मैंने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तब तो कोई बात नहीं, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में प्रोडक्ट निकालकर वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहां पर अगर फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए था। तो हमने कहा कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अभी मैंने बताया कि इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्क डन कितना है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा जो है F cos थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, F cos थीटा के इक्वल होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, S है। तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाना है वो क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा। Why? Because work done is directly proportional to force and work done is directly proportional to displacement. Therefore, Fs cos थीटा ये वैल्यू आ रही है। दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके डॉट प्रोडक्ट से Fs cos थीटा बनता है। तो ये चीज अभी हम लोग 11th में पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आपको सीधे सीधे यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर जो फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में ना होकर किसी और डायरेक्शन में है। तो हमको फोर्स का वो कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो यहां पर इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट देखे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। और यहां पर हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, थीटा की वैल्यू यहां पर हमने लिखी, यहां से cos थीटा की वैल्यू जब कैलकुलेट की तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हमको यहां पर कितनी मिली, AC = F cos थीटा के इक्वल मिल गई थी। तो F cos थीटा into S is equals to W, where W is work done, F is force, S is displacement and cos theta is the angle between force and displacement। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस केस में हम देखेंगे थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो वहां पर हमको W की वैल्यू क्या मिलेगी, F into S मिल जाएगी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या है, 0, cos 0 = 1, यानी कि उस केस में फोर्स जो होगा, सॉरी वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दी, थीटा = 90 डिग्री, यानी कि ये वाला केस, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डायरेक्टली अपवर्ड्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स हो रहा है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए वर्क डन यहां पर कितना आया था, 0। ठीक है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है वर्क डन। वर्क डन जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जब सेम नहीं होती है तो हम फोर्स का वो कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और वो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। इसलिए Fs cos थीटा, यहां पर F cos थीटा आ जाती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए वर्क की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ वर्क, वो क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। कैसे फाइंड आउट होता है ये, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। यानी कि अगर 1 जूल को डिफाइन करना हो तो 1 जूल वो वर्क डन है जो किसी 1 kg मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर
उसके अंदर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, ठीक है। किसी यूनिट मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर यूनिट फोर्स लगाने पर अगर उसमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहते हैं कि उसके द्वारा 1 जूल का वर्क डन किया गया है, ठीक है, या फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 जूल वर्क डन हुआ है। तो ये हो गया आपका जूल। जूल जो है वो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन है। तो आशा करता हूं कि आपको वर्क क्या होता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा वर्क आपको समझ में आ गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या है? देखिए, वर्क जो है अभी आपको बताया गया कि एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि इसकी केवल और केवल क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। तो फिर ये निगेटिव टर्म कहां से आ गया? जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो, तो उस केस में हम देखते हैं कि cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। देयरफॉर यहां पर जो वर्क डन मिलता है वो नेगेटिव मिलता है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसलिए हम उसको, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? निगेटिव वर्क कहते हैं। निगेटिव वर्क क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया है, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन होती किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर जो वर्क डन किया गया है वो कैसा है? नेगेटिव है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि किसी ढलान पर, मान लीजिए कि कोई पहाड़ी है और यहां पर कोई एक कार है, ठीक है, और इसको जो है यहां पर कोई एक धुरंधर ऐसे पुश करने की कोशिश कर रहा है और कार जो है वो स्लाइड हो रही है डाउनवर्ड्स। तो क्या ये पुश करके इस कार को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इसका फोर्स का डायरेक्शन तो ये हो गया, लेकिन जो कार में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां पर फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस वजह से थीटा की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 180 डिग्री, और उस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्क डन। आप देखेंगे कि जब भी थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री होगी, वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन यहां पर क्या हो जाएगी? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। यहां पर जैसे ही 90 से इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, उस हर एक केस में यहां पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और यहां पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को मूव किस डायरेक्शन में करना चाहिए था? फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन की क्या? अपोजिट डायरेक्शन में। 90 का मतलब क्या हो गया कि वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, इसलिए वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।